पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों के मध्य में न तो कोई स्थायी मित्र होता है और न कोई स्थायी शत्रु होता है। ये बदलते हालात में राष्ट्रों के बीच में मित्रता और शत्रुता चलती रहती है और इसी के ऊपर वो चीज आधारित रहती है। यही अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स और रणनीति का केंद्र बिंदु रहता है। उत्तराखंड की सीमा में संभवतः एक ऐसा राज्य है जिसकी 350 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ लगी है और 275 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ लगी है। आपको याद होगा कि 3 साल पहले नेपाल ने एक मैप जारी किया था जिसमें उसने गुंजी, लिपुलेख और लिपिया धोरा को अपना बता दिया था और उसको संसद से पास करा दिया था, क्योंकि 1836 में जब सगौली संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ, तो उसमें निश्चित रूप से वर्णन था कि जो बाउंड्री नेपाल और भारत के बीच की होगी वो काली नदी के साथ होगी। तो ये विवाद जब नेपाल ने शुरू कर दिया, अभी एक और बात, ये मैं पृष्ठभूमि आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले चीन ने भी एक नक्शा इश्यू कर दिया है जिसमें उसने 7-8 राष्ट्रों की सीमाओं को और हमारे अरुणाचल प्रदेश को, अक्साई चीन को अपने राष्ट्र में शामिल कर दिया। आपको मालूम है कि अक्साई चीन का इलाका 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। अरुणाचल प्रदेश का पूरा इलाका 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का है और पाकिस्तान ने 5,500 किलोमीटर सतस्काम वैली 1963 में चीन को प्रदत्त कर दी थी। ये भारत का इलाका और स्वयं पाकिस्तान 78,000 स्क्वायर किलोमीटर में बैठा है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मैप में जो चीन ने इश्यू किया है, उसने जो नेपाल का मैप है उसको बोला है कि नहीं, ये भारत का इलाका है, तो इससे नेपाल में बढ़ गया है। तो आज विश्व में पूरे चीन की भर्त्सना हो रही है। औरतें बनते हैं और जो राजनेता लोग बनाते हैं, उसका कितना असर सेना पर पड़ता है, सेना के मनोबल पर पड़ता है? पहली बात तो जो भी ऐसे नक्शे बनते हैं, कोई बटालियन या यूनिट्स में इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो वैसे भी तैयारी करके रखते हैं कि हर एक मौके का वो प्रैक्टिस करते हैं और तैयार रहते हैं। उनको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है कि चीन ये लेगा या वो लेगा। वो उनको मालूम है कि सरहद कहाँ पे है। जहाँ तक भारत का सवाल है, उन्होंने कहाँ सरहद लेआउट की हुई है, उसकी रक्षा के लिए वो तैनात है। पहली बात तो ये क्लियर है। सेकेंडली, मेरा थोड़ा सा एक अलग सा हमेशा आइडिया रहा है जहां तक चीन का मामला है, और वो ये है कि हमें सोचने की जरूरत है कि चीन ऐसा क्यों करता है। जब तक हमें उसका मकसद का पता नहीं लगेगा तो वो करता रहेगा और हम उस पर रिएक्ट करते रहेंगे। और शायद वही वो चाहता है कि वो कुछ बोले और हम हमेशा एक रिएक्टिव मोड में रहें और उसको रिएक्ट ही करते रहें। क्या वो अरुणाचल में इंटरेस्टेड है सही में? अगर वो इंटरेस्टेड है तो 1962 में जब वो अरुणाचल तक आ गया था, वापस क्यों गया? अगर उसको चाहिए ही था तो वापस क्यों गया? क्या वो इंटरेस्टेड है उत्तराखंड में? क्या वो चाहेगा कि इन पहाड़ियों को क्रॉस करके वो उत्तराखंड को या अरुणाचल को मैनेज कर सकेगा?
ये सोचने वाली बातें हैं और ये मुझे पूरा भरोसा है कोई ना कोई इन चीजों को सोच रहा होगा। और हम हमेशा एक रिएक्टिव मोड में रहते हैं कि अरे उसने ऐसे कर दिया, अब हमारे जितने थिंक टैंक्स है वही सोचते रहेंगे कि भाई ये क्यों किया और हमें इसमें रिएक्ट करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें सोच विचार करना है। मैं काफी इसमें लंबा डिस्कशन कर सकता हूं पर वो मेरा मकसद नहीं है। जी एक पैनल देखूं तो पिछले दिनों में पढ़ रहा था किस तरीके से सोवियत जो पहले सोवियत यूनियन था अब रशिया है, रशिया के अगर आप ईस्टर्न बॉर्डर पर जाएं यानी पूर्व में जाएं तो बहुत सारे गांव हैं वहां पर जहां अब रूसी नहीं रहते या बहुत कम रहते और चीनी वहां पर आ गए हैं। वो खेती करते हैं, खेती मजदूर हैं, बहुत सारे चीनियों ने वहां शादियां कर ली हैं। एक तरीके से वहां पूरा जो कल्चर है वो चाइनीज हो गया है। ये हम भी जुड़े हुए हैं बिल्कुल चीन से। क्या ये आप लोग जब बात करते हैं तो क्या ये चिंता एक है, क्या ये चिंता भविष्य में हो सकती है? क्योंकि इसको लेकर रूस और चीन में बड़ी तनातनी भी है, क्या वो स्थिति यहाँ हो सकती है? इतना तो अवश्य है कि उत्तराखंड की जो पलायन की समस्या है उससे डेमोग्राफिक चेंज काफी हुआ है। क्योंकि ये राजनीतिक विषय है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ के जो बुद्धिमान वर्ग है इस बात को समझ रहा है कि, बल्कि मैंने मुख्यमंत्री जी को भी बार बार सुना है, डेमोग्राफिक चेंज जो है इसलिए है, ये कारण ये भी है क्योंकि हमारी जो बॉर्डर बेल्ट खाली हो चुकी है। मुझे याद है कि 1999 में एग्जैक्टली 4 मई को जब पाकिस्तान के लोग बॉर्डर सेक्टर में अंदर घुसा है तो 2 चरवाहों ने हमें खबर दी, मैं तब मिलिट्री ऑपरेशन में था, तो उन्होंने कहा कि हमने भाई एक काली झांगरी में 6-7 पाकिस्तानी सैनिकों को देखा है अपने एंटीना के साथ। अब तो ऐसी स्थिति है उत्तराखंड में कोई बताने वाला भी नहीं है क्योंकि बॉर्डर बोर्ड में कोई है ही नहीं। ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत आवश्यक है। आपको जब तक इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और मैं जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल मैं आपको करेक्ट सही आंकड़े दे रहा हूं। हमारे 16,500 गांव हैं तकरीबन उत्तराखंड में, जिनमें जो रिपोर्ट आई है, जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी है, उसमें 3,000 गांव भूतहा घोषित किए जा चुके हैं। तो ये समय है जबकि मेरे विचार से जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनको जमीन देकर अलॉट करके इन बॉर्डर बेल्ट में डाला जाए क्योंकि वो अनुशासित कर गए। नहीं तो आने वाले समय में ये सेंट्रल सेक्टर में काफी मुश्किल हो सकता है। एक तरीके से बड़ा सुझाव आप दे रहे हैं कि इस तरीके से खासतौर पर बॉर्डर एरिया में कम से कम नजर रखने के लिए कोई तो होना चाहिए। जी आप एक तो सुझाव बड़ा वैलिड सुझाव है। तो मैं फिर से ये सोच विचार करना चाहता हूं कि पलायन क्यों हो रहा है। बड़ा सिंपल सा आंसर लोग देते हैं कि भाई रोजगार नहीं है तो पलायन हो रहा है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। पर्सनली मैं ये सोचता हूं क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज हमको अवेलेबल नहीं है इसलिए पलायन हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो जानती नहीं है इसके बारे में। आपके पास स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, आपके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रोड जरूर है पर रिलायबल नहीं है। अगर ये बेसिक मूल जो फैसिलिटीज हैं आपके पास नहीं होंगी तो जो भी वहां पे बस रहे हैं उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो वहां नहीं रहेगी, चाहे आप उनको रोजगार की जितना रोजगार देना है देंगे। रोजगार एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो आप दे सकते हैं उनको अगर वो बेसिक फैसिलिटीज वहां उनके पास होंगी। आपके पास आज के टाइम पर तकरीबन 3,500 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो गए हैं क्योंकि बोला जाता है कि वहां पे पूरी स्टूडेंट्स नहीं है। और स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये तो जब बंद हो जाएंगे तो और भी स्टूडेंट्स नहीं होंगे। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले ये फैसिलिटीज का दोबारा असेसमेंट किया जाए
और इनको वहां पे एस्टेब्लिश करा जाए।